तो 21 मार्च के बाद जब जून के महीने की तरफ बढ़ेंगे तो सूर्य उत्तर की तरफ स्थापित हो गए हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो 21 मार्च के बाद दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में लगातार बढ़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि कम हो जाएगी। वहां पर ठंड की शुरुआत हो जाएगी, है ना। समझना आसान है अब इसको। सूर्य जब उत्तरायण होंगे और सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ेंगी, जहां पर या जिस गोलार्ध में, वहां दिन लंबा होगा और जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां दिन छोटा होगा। मान लीजिए ये जून का महीना है। जून के महीने में कुछ हमारी ऐसी स्थिति होगी, यानी कि सूर्य हमारी इस विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है मान लीजिए, और दिसंबर के महीने में सूर्य यहां पर अवस्थित हो गए, है ना। ये जून का महीना हो गया। यहां पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी और यहां पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ेगी। तो ये जो महीना होगा, या हम कह सकते हैं कि 21 मार्च के बाद सूर्य धीरे धीरे करके उत्तरायण हो गए हैं, और उत्तरायण हो गए हैं तो इस उत्तरी ध्रुव पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ेगी, और सीधी पड़ेगी तो यहां पर दिन लंबा होगा, गर्मी ज्यादा होगी, दिन लंबा होगा, और यहां पर इस दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रातें लंबी होंगी। यही पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी नहीं होती, बिल्कुल सीधी खड़ी होती, तो दिन और रात बराबर होते, लेकिन हम झुके हुए हैं, इसलिए या अपनी धुरी पर अगर हम बिल्कुल सीधे खड़े होते तो बिल्कुल ऐसी स्थिति होती, लेकिन एक्चुअली में हम ऐसे झुके हुए हैं। तो ये वाला हिस्सा जो सूर्य के सामने आ जाएगा, वो वहां पर गर्माहट ज्यादा होगी, दिन ज्यादा लंबा होगा, और ऐसे झुके होंगे तो सूर्य की रोशनी अपेक्षाकृत और ज्यादा तिरछी पड़ेगी, दिन छोटा होगा, रातें लंबी होंगी। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, यदि अपनी धुरी पर झुकी नहीं होती, तो दिन और रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े होते और एक गोलार्ध में हमेशा छोटे होते। जहां पर यह स्थिति बनी रहती, अगर पृथ्वी केवल पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती, तो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता, और अगर ऐसी स्थिति होती तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता और रातें छोटी होती। लेकिन हम परिक्रमा भी कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया में कई बार सूर्य उत्तरायण और कई बार दक्षिणायन की स्थिति बनती है। सदा बड़े ही होते, रातें छोटी होती। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, तो एक ही गोलार्ध में एक दिन सदा ही बड़े होते और रातें छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में जस्ट विपरीत स्थिति होती। परंतु विषुवत रेखाई भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी हिस्सों में ऋतुओं में दिन और रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच में लगातार वो फ्लक्चुएट होता रहता है, और उस पूरी प्रक्रिया में वहां पर दिन और रात बेहतर होते हैं। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही वो यात्रा चलती रहती है, क्योंकि ये हमेशा प्रकाश वृत्त में रहता है, हमेशा सूर्य की रोशनी में, उसके बाहर नहीं रहता है। दो बराबर भागों में बांटता है, ये भी हम लोगों ने देखा। अतः विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। लगातार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य या सूर्य की रोशनी को देखें तो हम विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है। तो यह लिखा है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पे, और पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। या कह सकते हैं कि सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ रही है, तो पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो वैसी स्थिति में 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन पूरी पृथ्वी पे देखा जाता है ना। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यह दिन बड़े और रातें छोटी। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं, दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती चली जाती है? मैंने आपको बताया कि हम अपने अक्ष पे झुके हुए हैं, और अक्ष पे झुके हुए हैं तो लगातार पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे घूम रही है और सूर्य की तरफ लगातार बनी हुई है। तो इस स्थिति में यहां पर दिन बड़ा होगा। 23 सितंबर और 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। दक्षिण ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। क्यों? वो मैंने आपको विस्तार से समझाया ही कि हम झुके हुए हैं अक्ष पे। ये पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया था,
हम अपने अक्ष पे झुके हुए हैं और हमने अपने अक्ष पे झुके हुए ही ऐसे घूम रहे हैं और ये घूम रहे हैं और ये घूमते घूमते हमको यहां से इस स्थिति पे आने के लिए जहां पर ये सूर्य से दूर हो जाए हमको 6 महीने का समय लगेगा। इसका मतलब है कि जब सूर्य ऐसी स्थिति में होंगे तो ऐसी स्थिति, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन से निकल के अगर हम इस पोजीशन पे आते हैं, आगे वाले पोजीशन पे आते हैं जहां ये सूर्य से दूर हो जाएगा, वो करने में हमको 6 महीने का समय लगता है। मतलब परिक्रमा करने में हमको 6 महीने का समय लग जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होगा। 21 मार्च से लेके, है ना, 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक यहां पर दिन की स्थिति होगी। जैसे ही सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे 23 सितंबर को, वैसे ही यहां पर गर्माहट, वैसे ही यहां पर रात का शुरुआत हो जाएगा। और फिर 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक यहां पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी और यहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी। 6 महीने का रात और 6 महीने के दिन की स्थिति होगी। क्लियर है? ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। दिन बड़ा होगा उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, और 23 सितंबर के बाद जब सूर्य दक्षिणायन होंगे तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होती चली जाएगी और रात की अवधि लंबी होती चली जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों ने ऋतु परिवर्तन और उससे जुड़े हुए जो पहलू थे उसको लेके हमने एक समझदारी बना ली है ना। इन सारे पहलुओं को हम लोगों ने देख लिया। अब अगला जो है वो जो मैं आपको अभी बता रहा था, अक्षांशीय रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके बारे में हमने थोड़ी समझदारी बनाई। तो जरा अब हम अक्षांशीय रेखाओं को भी देख लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि इसके बिना तो थोड़ा सा मुश्किल है समझना कॉन्सेप्ट्स को। तो बेसिक चीजों को तो हम लोगों ने अक्षांशीय रेखाओं को देख लिया। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को विस्तार से समझते हैं। एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अक्षांशीय रेखाएं